मैं ये पूछना चाहूँगी, आपको लगता है बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल है? नहीं ना? जब मैं I was just going to those questions and I was looking at whatever I could ask them. I said, my God, it is mind-boggling. मेरे दिमाग में लगा कि बाप रे, बच्चों के लिए लिखने के लिए शायद बड़ों से लिखने के लिए इतना शायद नहीं सोचना पड़ता होगा राइटर को, जितना बच्चों के लिए लिखने के लिए सोचना पड़ता है कि वो रेलेवेंट है कि नहीं है, आज के ज़माने के हिसाब से है कि नहीं है, जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और हम धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल, और मैं दीपा जी से ये पूछना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रेज about, you know, when we say children's literature is no child's play? It's a real pleasure to be here in my hometown of Almora, talking to you all and talking about something I love to do. The title of the session is Children's Literature, No Child's Play. वैसे देखा जाए, अगर हम बच्चों को जब खेलते हुए देखते हैं, अगर हम ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, आप देखिए किस तरह से उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन उसमें प्रकट होता है। अगर एक घर के जो घरेलू बर्तन हैं उसको भी बच्चे क्या क्या बना के एक अलग दुनिया क्रिएट कर देते हैं, और अपने खिलौनों के साथ भी जो उनका वार्तालाप होता है, अगर आप ऑब्ज़र्व करें, you can see creativity and imagination at work. So this is the same thing that a children's writer brings into what people think of, dismiss very lightly as child's play. My dear friends who say that child's play is something much more serious than what you think it is. And yes, you very rightly said that there is a lot we have to take into account. जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं, हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उनकी दुनिया के अंदर हमको प्रवेश करना पड़ता है। हम लोग जब बड़ों के लिए लिखते हैं, जिस सिचुएशन में है हम अभी उसको देखते हुए लिखते हैं, पर जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं, हमको बच्चों की दुनिया के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, उनकी तरह सोचना पड़ता है, और जो चीज़ें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो चीज़ें उनके लिए बहुत उनको तकलीफ़ भी देती हैं, वो भी सोचना पड़ता है, जिन चीज़ों में उनको खुशी होती है, ये सब कुछ हमको सोचना पड़ता है। तो I would say it is a challenge, but those of us who do it because we love it. For us, for me, I feel it's a cause. Writing for children is a cause because we are creating future readers. अगर बच्चे शुरू में ना पढ़ना शुरू करें, किताबें ना पढ़ें, तो फिर adulthood में कहाँ, you will not have any readers. So I feel you thrive in that challenge. Yes. You know, as a children's author and as a writer. So thank you so much. As you rightly said, it is challenging, but उस challenge को जब आप अपना elixir, अपना अमृत बना लेते हैं, तो I think आप दोनों ने शायद ये किया है कि उस challenge को अपना elixir बना लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे सुनीता जी? मेरे लिए तो थोड़ा आसान था। जब मैंने लिखना शुरू किया बच्चों के लिए, तो मेरी एक छोटी सी बेटी थी, तो वो मेरा गिनी पिग थी, तो उसको देख देख के बड़ा आसान सा हो जाता था कि उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, तो बच्चों को इस उम्र में पसंद आती होंगी, उसको किस चीज़ को देख के एकदम, जिसको बोलते हैं ना, घिन आ जाती है, तो वो ऐसा होता होगा। तो थोड़ा बहुत मतलब मुझे उससे फ़ायदा हुआ। एक गिनी पिग घर में हो तो फ़ायदा होता ही है। बाकी देखा जाए तो बच्चों के लिए लिखने के लिए बच्चों के लेवल से सोचना, उनकी दुनिया में जाकर सोचना पड़ता है। We have to be like them, think like them, go to that age. अगर हम 6 साल के लिए लिख रहे हैं, तो 6 साल की उम्र के बच्चे की क्या सोच होती है, उसके हिसाब से हमको अपनी सोच करनी पड़ती है और लिखना होता है। One thing I'd like to add here कि मैंने जब लिखा, तो कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि बच्चों को, मतलब मैं इस टाइप की चीज़ें भी, क्योंकि मैं एक पब्लिशिंग हाउस को हेड करती थी, तो मैं ये भी देखती थी कि एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से इस उम्र के बच्चे को क्या आना चाहिए, इस उम्र तक क्या उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या उसका, तो वो सारी चीज़ें मेरे जहन में रहती थी कि अगर मैं जो लिख रही हूँ उसमें वो चीज़ें कहीं से मैं ले आऊँ। तो वो खेल में कहानी मतलब कहानी सुनते सुनते कुछ चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर लें, तो ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है। तो मैं उसको हमेशा, बल्कि
दीपा ने भी, हम दोनों ने इकट्ठे काम किया है कुछ किताबों में, तो उसको मैं एड्यूटेनमेंट बोलती थी, क्योंकि वो मैं चाहती थी कि एजुकेशन ना लगे, वो एंटरटेनमेंट हो, तो वो एड्यूटेनमेंट की तरह मैं उसको बुलाती थी। तो एक वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहा बच्चों के लिए लिखने के लिए। You caught my thought, I must say this. So, जैसा हमने सुना सुनीता जी से और दीपा जी से, बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए इनके बारे में कि ये कमरे में बैठ के एक 4 साल का बच्चा क्या सोचता है और क्या चाहता है। वो लड्डू की आंखें देखता है और समोसे के पैर। जस्ट इमेजिन दैट, इट इज़ नॉट ईजी, नो, एंड द मोर यू ग्रो द डिस्कनेक्ट ग्रोज. सो इट इज़ tremendous, and it is amazing feat that children's authors achieve. My next question, taking on from when you said edutainment, how difficult or how easy it is for the writers to achieve that balance between entertainment and education? Should all stories, or are all stories meant to educate, or they are just they can be entertaining and education just happens by the way? Whatever you read, it has a learning hidden behind, तो जो भी हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ हम उससे इम्बाइब करते हैं। और पढ़ते ही क्यों, हम पिक्चर देखते हैं तो उससे भी तो कुछ सीखते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं उससे भी तो कुछ सीखते हैं। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं। तो ये तो मतलब इसमें तो कोई बात, दो राय नहीं है कि ये चीज़ें हमको एजुकेट नहीं करती हैं। अब हमको क्या करना होता है कि उसको डायरेक्शन देना होता है कि जो चीज़ एजुकेट करने वाली है कि वो उसमें मतलब हम उसको किस दिशा में लेके जाएं, तो हम बच्चों की दिशा में लेके जा रहे हैं। तो जैसे अगर हम रामायण लिख रहे हैं तो उस हिसाब से लिखेंगे कि इतना बच्चे को पता होना चाहिए उसकी कहानी में। बहुत सारी इरेलेवेंट चीज़ें हैं, वो इतनी ज़रूरत नहीं है बच्चों को इस समय बताने की, वो हम उनको चलो 15 साल बाद बता देंगे, क्योंकि कहानी तो पुरानी नहीं होती ना। तो वो चीज़ थोड़ा हमको सोचना होता है कि उसमें एजुकेशन तो है ही, उसको हम कहीं उसको भुला नहीं सकते, वो है, मतलब हम सोच नहीं सकते कि वो है ही नहीं है। डायरेक्शन देना हमारा काम है। जैसे आप देख रहे हैं किताबें रखी हैं सुनीता जी की भी और दीपा जी की भी, महाभारत है, पंचतंत्र है, पुराणाज हैं, बाबरे, बच्चों के लिए पुराण। आई एम श्योर हम एज वी मूव फॉरवर्ड वी विल रिक्वेस्ट देम टू रीड बिट्स फ्रॉम देयर बुक्स एंड वी विल गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक। To go back to the question that you asked earlier. जी, Okay, एक चीज़ मैं कहूँगी कि it is not necessary that every book be educational, and I feel reading should be for fun, and the information that comes in should come in via the story. For example, when I am writing a book like this one here, Caravan to Tibet, which has a lot of facts and information which is not commonly known. ठीक है, मैंने रिसर्च कर ली, पर वो मैंने कहानी में उसको ऐसे बुन दिया कि जैसे पता नहीं चलता है कि ये हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, ज्योग्राफी के बारे में या सोशल हिस्ट्री के बारे में। इट्स द सेम थिंग विद हिस्टोरिकल फिक्शन। और in fact, even when you're writing a biography, like I have a biography here, Chanakya. Now, if you write a biography just, in very plain and straightforward language, a child will not be interested in reading it. But when you make it into an adventure story, which I have done with Chanakya, so then it grips their attention. वो आगे पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं अब क्या हो रहा है। चाणक्य जो हैं वो धननंदा के महल से एकदम तहखाने से भाग रहे हैं तो मतलब हो सकता है ये हुआ हो, पर जब वो पढ़ते हैं और फिर वो जंगल में जाते हैं और वहाँ उनको एक छोटा चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, वो तो उसमें जो कुछ है एडवेंचर, फिर दैट जर्नी, और आगे जाके फाइटिंग विद धननंदा, टेकिंग ओवर, एस्टैब्लिशिंग एन एम्पायर। तो see, these are historical facts, but then when you present them like a story, so then children enjoy reading them. Very, very inspiring. In fact, today in the morning when we were in the children's section, so हम वही बात कर रहे थे बच्चों को कि हम सोशल साइंसेज हैं,
डल एंड ड्रैप हो जाता है, चाहे हम उसे मानना चाहें ना मानना चाहें। और कहानियाँ मुझे लगता है वो तरीका है जिसमें हम डेटा बहुत आराम से, जैसे आपने बोला चाणक्य, वो एक सिंपल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो सकती है जो कि शायद बच्चे याद भी नहीं रख पाए, पर जब आप कहानी में उसको लाती हैं और इमेजिनेशन से उसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं, आई एम श्योर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विल रिमेंबर इट। पुराने ज़माने में, मतलब मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ, एंशियंट टाइम्स की, गुरुकुल हुआ करते थे। तो तब तो कोई ये नहीं था ना कि ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम में जा रहे हैं या साइंस में जा रहे हैं, तो सब एक ही तो थी ना एजुकेशन। तो जो गुरुकुल में बच्चे को भेज दिया, तो जैसे हॉस्टल में भेज दिया, अब जो वहाँ पढ़ाई होती थी तो वो तो स्टोरीज़ के माध्यम से होती थी ना। तो मतलब कोई ये साइंस, वो साइंस की तरह नहीं सिखाते थे, एस्ट्रोनॉमी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उसको कहानी के माध्यम से सिखाया जाता था। और हर उसको, जैसे सोलर सिस्टम है, उनको वो भगवान हो गए, वो सूर्य देव हो गए, ये हो गए, तो एक्लिप्सिस का साइंस उन्होंने कहानी के माध्यम से सिखाया। तो ये जब आप पुराण पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कहानी के माध्यम से साइंस सिखाई गई है, मैथमेटिक्स सिखाई गई है। तो स्टोरी टेलिंग, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, इट हैज़ ऑलवेज बिन। एंड एजुकेशन सारी स्टोरीज़ के थ्रू ही आई हैं। मतलब जो वेद हैं उनको भी लोग जब नहीं समझ पा रहे थे तो पुराण लिखे गए ना, ताकि वो वेद को समझाया जा सके। तो जो पुराण जिसका मेंशन किया तुमने, वो मैंने लिखी ही इसीलिए कि लोगों को ये समझाया जाए कि वो जो इतनी भारी भरकम फ़िलॉसफी है जो आम इंसान को ही नहीं समझ में आएगी, तो कहाँ तो और सोचें हम दूसरों की। उनको ट्रांसलेट करने के लिए, समझाने के लिए पुराण लिखे गए। तो जब पुराण आप पढ़ते हैं तब आप वो वेद की वो सारी फ़िलॉसफी तो आप समझते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज़ अ ट्रेमेंडस मीडियम और एक बहुत ज़बरदस्त एक कला है, और जिसको कि यूज़ करके हम कुछ भी सिखा सकते हैं किसी को। स्टोरीज आर ब्यूटिफुल एंड दे टच यू, एंड अगेन द टेक अवे। एक कहानी चाहे वो चाणक्य की हो या पुराणों से निकली कहानी हो, हमारे टेक अवे जो होता है, हमारा एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है हर मोमेंट में, हर ज़िंदगी के स्टेप में हम जैसे बड़े होते हैं, 4 साल की उम्र में मैं अगर वो किताब पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, मैं उस समय जो उससे सीख रही हूँ या महसूस कर रही हूँ, उसी किताब को शायद 1 साल पढ़ने के बाद मेरा वो एक्सपीरियंस और मेरी वो लर्निंग बहुत अलग होगी। एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ स्टोरीज विच स्टोरी राइटर्स एंड ऑथर्स क्रिएट। जब आपने बोला सिंप्लीफिकेशन, शब्दों को सिंपल करना, हमें लगता है कितना आसान, हम ये कीवर्ड रहेगा। आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बड़े भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करके लगता है कि चलो अब आप यू गो एंड फिगर इट आउट, कि हमने कर दिया अपना काम, अब आप जाके अपना काम करें और उसका मतलब ढूंढे, रेलेवेंस ढूंढे। ये सारा रिसर्च, सारा काम हमारे राइटर्स करते हैं। साथ में जब ऑथर्स के साथ बच्चे और पिक्चर्स, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलस्ट्रेटर्स एंड व्हाट इज़ द सिनर्जी, जो दोनों के बीच में सिनर्जी, ऑथर और इलस्ट्रेटर्स के बीच में जो एक सिनर्जी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? जी आप। So here I'd like to go back to my very old association with Sunita. Great. We'd love हम to लोगों hear ने this. एक सीरीज ऑफ पिक्चर बुक्स, शी वॉज द एडिटर, हम लोगों ने क्रिएट की थी जो बहुत ही पॉपुलर हुई। और एक मेरी स्टोरी थी विच वॉज अबाउट एन अर्थवर्म, स्क्विगली, अ नॉटी अर्थवर्म। और मैंने एक और पब्लिशिंग हाउस, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट में मैंने भेजी थी, और वहाँ ये वहाँ से वो रिजेक्शन आया कि ये अर्थवर्म को कैसे हम इलस्ट्रेट करेंगे, कैसे उसको एंटरटेनिंग, अपीलिंग बनाएंगे। तो Sunita was the person guiding the illustrator. We had the top illustrator in the country, Atanu Roy, who is the king of illustrators in India. Amazing guy. और जिस तरह से सुनीता ने भी उनको गाइड किया कि ये अर्थवर्म को अगर आप एक टाई पहना दें तो कितना वो मज़ेदार दिखेगा। और वो कहानी जो है बच्चों को बहुत मज़ेदार लगी। स्क्विगली गोज़ टू स्कूल, वो शैतान बच्चा है और वो क्लास में नहीं बैठना चाहता है, वो लेट जाता है स्कूल में। तो वो सब जो जिस तरह से वो इलस्ट्रेशंस उसके बने, और ये मतलब एक पूरी सीरीज़ चली, और अतनु के साथ कभी कभी भी बातचीत होती थी, और वो ही यूज्ड टू से दिस इज़ लाइक म्यूज़िक एंड लिरिक्स। और कभी कभी मेरे वो शब्द को काट देता था, क्योंकि उस जगह छोटी छोटी पिक्चर बुक्स थी, तो जगह उसको ज़्यादा चाहिए होती थी अपने इलस्ट्रेशन के लिए। तो एनी वे आई यूज्ड टू से ओके एक्सेप्टेड, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चों के लिए किताबें हैं और उनको तस्वीरें देखने में मज़ा आता है।
और मैं जानती हूँ हम भी बच्चे थे, हमारे भी बच्चे छोटे थे, उनको ऐसी किताबें अच्छी लगती थी जिनमें खूब रंग बिरंगी तस्वीरें होती हैं। लोग नॉर्मल ह्यूमंस के लिए वो शायद पॉसिबल नहीं है कि कैटरपिलर टाइप पहन के जाए। ग्रेट, So that was the fun element. फन you know. एलिमेंट, यस। एक्चुअली इसमें क्या है कि तस्वीरें बनाने में वो उस तरह की बनानी चाहिए जैसे कि कहानी के बाद भी उस किताब के साथ हम इंटरेक्ट करते रह सकें। तो कहानी पढ़ ली, अब उसके बाद जैसे दीपा की किताब थी, अर्थवर्म है, टाई पहनी है, घर में रह रहा है, उसके घर में एक खिड़की है, एक आला है, उसमें लैंप रखा है, ये सब चीज़ें हैं। तो कहानी ख़त्म हो गई, उसके बाद भी बच्चा वो इंटरेक्ट करता रहेगा, वो बात करेगा उसके बारे में माँ बाप से, हुआ है द केयर गिवर इज़, तो वो एक सिलसिला चलता रहेगा, तो वो किताब एक बैठ सी जाएगी। तो इलस्ट्रेशन का तो इट्स अ ट्रिमेंडस रोल, एनी इलस्ट्रेशन प्लेज इन गिविंग लाइफ टू स्टोरी। और हर एज के साथ वो वेरी करता है। इवन बड़ों को भी जब हम कहानी पढ़ते हैं तो क्या हम विजुलाइज नहीं करना चाहते कि ये कैसा किरदार है, क्या है, तो अगर एक तस्वीर मिल जाए तो थोड़ा हेल्प हो जाती है। तो बच्चों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प दें और थोड़ा उनकी क्रिएटिविटी भी इन्हांस हो जाती है अगर हम उनको थोड़े फ़न एलिमेंट डाल दें। तो छोटे छोटे मैं अपने आर्टिस्टों को बोलती थी, जब मैं एडिटर थी, तो अब मैं राइटर हूँ तो भी मैं वही बोलती हूँ उन आर्टिस्टों को कि यहाँ एक छोटी सी कोई चीज़ बना दो, जो प्लांट है वो रो रहा है, उसकी पेटल टूट गई, तो तो एक छोटा कहानी के अलावा एक कॉन्वर्सेशन के लिए हम कुछ लीड दे देते हैं illustration के थ्रू. So it is very important. It's an integral part, at least in children's literature, I would say. I would always get my illustrators to draw tiny little caterpillars or ladybugs or little flowers with expressions. None of my illustrators could make flowers without. I would always tell them, ये भी एक इसमें कैरेक्टर है, इसका भी कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए. तो कभी कोई सीन में कोई फूल हंस भी रहा है तो कोई रो भी रहा है तो कुछ मतलब छेड़खानी भी हो रही है, तो एक उनकी एक अलग कहानी चल रही है जो कि बाद में मतलब वो बातों बातों से निकलती है. तो थोड़े पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. अदरवाइज़ तो एक प्लेन सी किताब वो पढ़ के सुना देंगे, वो कहानी ख़त्म, किताब साइड में हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. I'll just bring a small anecdote. I remember again having dealt with neurodivergent and different kinds of children. So एक बच्चा autism spectrum में था and he was brilliant, high functioning, gifted child. उसे किताबें cover to cover. So सिर्फ पिक्चर्स देख के वो सारी किताबें पढ़ना, he was not able to decode, but he would just read it with the sight, the pictures, even the words were also pictures for him. So this is what. So now आपको पता है ना कि कहानीकार जो कहानी लिखते हैं उनका सिर्फ काम कहानी लिखना करके ख़त्म नहीं होता. उनकी कहानी कैसे पिक्चर्स होने चाहिए और वो बच्चों में क्या इमोशन जागृत करेंगे. That is what I think a true author, a true writer does. Sees end to end कि वो कहानी कैसे जाकर लैंड करती है आपके हार्ट में. इलस्ट्रेशन की जो बात है इसमें जैसे अभी तो हमने बहुत छोटे बच्चों की बात करी, थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए भी तो किताबों में इलस्ट्रेशन बनते हैं. तो वहाँ पर मैं नॉर्मली आर्टिस्ट को कहती हूँ कि जो ब्लड और गोर और इस टाइप का वायलेंस ना दिखाएं. अगर आपने कोई कहानी सुनानी है उसमें वॉर भी हो रहा हो, कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने दिखाने कि भाला घोंपा है और यहाँ से खून निकल रहा है. ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये मेरा मानना है. इट्स माई पर्सनल बिलीफ कि अननेसेसरीली ये चीज़ें ना दी जाएँ, क्योंकि नुकसान नहीं है तो फ़ायदा भी नहीं है उसका. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. एंड द अदर थिंग जो कि मैंने इलस्ट्रेटर को बोला है, कुछ इलस्ट्रेटर ऐसे होते हैं कि हर बार डीमन को वो एक इतना भयानक दिखा देते हैं कि कोई ज़रूरी है कि सारे डीमन्स भयानक होते हैं, मतलब कहाँ लिखा है ऐसा. तो वो तो उनका भयानक रूप सामने आता है ना कई बार. तो ऐसा नहीं होता है कि इनहेरेंटली उसके दांत इतने लंबे होने चाहिए, उसके कान ऐसे होने चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है. तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा उनको बताना पड़ता है इलस्ट्रेटर्स को कि माइथोलॉजी है तो थोड़ा मतलब उसमें एक लिरिकल चीज़ आए, थोड़ा एक खूबसूरती आए, तो आपके डीमंस भी अच्छे लग सकते हैं. चेहरे में एक्सप्रेशन आता है, वो एक अलग चीज़ है. यू हैव टू बी इन्वॉल्व thoroughly with the story, because a story writer is the one who's visualizing. विजुलाइज तो हम कर रहे हैं ना, हमने लिखी, हम विजुलाइज कर रहे हैं, तो हम ही तो बताएंगे आर्टिस्ट को कि हमने क्या विजुलाइज किया. हम उसके भरोसे कैसे रहेंगे कि वो अपने हिसाब से क्या विजुलाइज कर रहा है. तो हमारा इन्वॉल्वमेंट तो है ही उसमें, बहुत ज़रूरी है.
So you are also breaking the condition, the mold that, or the socialization has done to the illustrator. I mean, Atanu Roy jaise illustrator ho, wo to khair amazing baat hai, but I'm sure they need some hand holding. Ji. Yeah, you know, we want to end that stereotyping, you know, that has over the ages, and I'm sorry to say, Amar Chitra Katha, I know it's a holy, it's like scripture, but unfortunately, Amar Chitra Katha series has also propagated, you know, that stereotyping of characters, and which many people feel this is not the way it should be done, and we need to rethink all that has been, you know, conditioned. Breaking stereotypes is done in a subtle way like this. As I said, my point was that writers like you who are working in close collaboration with the authors and who know where the heart lies of the story, so you know how to go about it. So what you said, Sunita ji, and what you said, Deepa ji, I have two questions. I'm going to hold on to one and going to bring in when you talked about blood and gore, and so I want to bring in the serious themes. You know, we are living in this world. The children are watching. Somebody in the previous session was talking about newspaper, not reading. The moment you open the newspaper and what stares you in your face is not something that I would want my child to read. So how does an author balance this? You have to talk about bereavement. You have to talk about sadness. You have to talk about loss, bullying. You have to talk about isolation and how do you deal with it? See, there's so many harsh realities of existence and we cannot ignore them. We can't always say that, life is like a fairy tale, everyone lived, happily ever after. But you also have to present it in a way that empowers the child, especially the child who is weaker, who needs to be empowered, उनको सशक्त करने की हम कोशिश करते हैं. I'll read a short passage from one of my stories, sure, just to illustrate how we do it. And this is a story about a girl who is very timid. एक छोटा सा अपने किताब से पैसेज पढ़ेंगे कैसे उन्होंने लाया है अपनी किताब में एक सीरियस सा Mike. Sorry, I've forgotten about that. So ma'am is going to read a small passage from her story which will tell us how a writer deals with, in terms of exposing children to serious themes. Situations which they face every day. हम लोगों को मालूम है bullying कितनी होती है schools में. And I know from my grandchildren how children suffer when, it is, yes, it's a torment going to school. So anyway, this story, the title is Just Balloons. और ये एक लड़की है जो बहुत timid है. She finds it hard to make friends. और जैसे वो parties में जाती है ना, बच्चे जैसे rowdy हो जाते हैं, they burst balloons, they smear cake all over the place, वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. वो बहुत घबराती है इन सब चीज़ों से. So I'll just read the passage. She's at a birthday party. The girl's name is Tara. Bang! Someone burst a balloon right in Tara's ear. She jumped, turned around. It was the same boy. And even as Tara stared at him aghast, he burst the other two he was holding, red ones. Everyone laughed loudly. What did you do, Abhay? Someone said. Poor Didi, she's just too delicate. Tara couldn't bear it any longer. She dashed to the door and ran home. Party over already? Ma asked. Tara nodded. Ma sighed. You must try to mix with the others, beta. How will you ever make friends? Tara's face burned. It was not that she didn't want to make friends, but who wanted to be friends with someone known as Didi? The next morning, when she got on the school bus, she got an unpleasant surprise. That boy, Abhay, was there too. How hadn't she noticed him so far? School had reopened just a few days ago. He was obviously new, but already he seemed on the best terms with everyone. Tara felt a pang of envy shoot through her. Apprehension too. Another tormentor added to the lot. She shrank further into her corner seat, but it didn't help, because Medha, who entered just then, said,
"Hey, why did you run away from the party, Didi?" "Come on, Medha." It was a boy named Sumit. "Don't you know our dear little Didi? She can't stand the company of ruffians like us." And everyone began to chant, "Delicate darling, mama's pet, is upset, is upset. Very soon she'll cry, I bet." Ch-ch-ch. Tara felt as if her face was on fire. She clenched her teeth, trying to stop the shameful tears from spilling back, tried to glare back, but it was no use. The tears just overflowed. Then she goes home, and then what happens? In the afternoon, she goes out and she sees that 3 red balloons are tied to her gate. And she's astonished. Who could have done this? What does this mean? But she picks up the balloons and takes them inside, and then she thinks, was it a prank? Well, so far it hadn't harmed her. Whatever it was, there was something cheery about these balloons. They felt almost like a gift or a message, as if someone felt she was worth reaching out to. Now, the next morning found her slumped in her corner in the bus again as usual. And as usual, Medha clomped up the steps with a nasty grin on her face. "Hi, Didi." Tara's face puckered. Medha's grin grew broader. Tara's heart was sinking right to the bottom, when unexpectedly it bounced up again. The 3 red balloons, fluttering so carefree, flashed through her mind. To her utter astonishment, she found herself replying, "Hi, Bibi." Where did those words come from? Medha's face darkened. "Bibi, what do you mean?" Her voice was loud and threatening. A sudden hush fell over the bus. "Bibi," Tara's voice was as clear as a bell. "It means big bully." "Big bully? How dare you?" Medha growled. "But you are," someone said softly. It was Abhay. "Yes, you are," someone else muttered. Then someone else and someone else. A thought exploded in Tara's mind. 3 red balloons. Could it have been Abhay? But why? A chorus of shouts drowned out her thoughts. "Bibi! Bibi!" It grew so loud that Tara's heart leapt in horror. What had she begun? The look on Medha's face, shocked and terrified, didn't make it better. "Stop, please, I didn't mean," she said. But no one listened. Luckily, a teacher stepped into the bus just then, and the clamor died down. So, this is the way we try to, help children who are very timid, जिनकी हिम्मत नहीं होती है ना जवाब देने का. And, sometimes when I go to schools, and I have had children ask me to read out this particular story, and then we have a discussion, how do we face bullies and how do we help others to, face bullying and stop this in So class. basically using words to empower and subtle symbols and signs. That was beautiful. Thank you for reading this. Would you like to add something to this? The serious themes like sadness, loss. I think Deepa has done that very well, and there's another side to this, because I've been writing on mythology for a very, very long time, and there also I felt there are lots of things that are misunderstood, and that's how I started writing mythology in the first place, because I felt that children are given Western classics, so why don't we bring our own stuff, own stories for children? That's how I started writing. So I'll talk about one basic thing which people who read Ramayana are troubled about. They always feel bad that Ram sent Sita after listening to some gossip and sent Sita to the forest. So that's one thing that bothers everyone, even the adults, I'm sure. तो बच्चों को तो लगेगा ही बुरा. So it's something again from my own experience that I used to feel कि क्यों किया उन्होंने ऐसे, मतलब इतनी उनकी पूजा करी जाती है तो क्यों की जाती है, उन्होंने तो अपनी वाइफ को भेज दिया ना.
तो this was something which was rankling me. So when I started writing for children, the first Ramayana I wrote was for 4-year-olds, and it was a pictorial Ramayana. तो उसमें I was very careful to explain this particular, because you cannot get away from this incident. आपको तो बताना ही पड़ेगा ना कि उन्होंने भेजा, तो उसको समझाने के लिए फिर then I had to tell them the back story कि किसी जन्म में जब राम मतलब विष्णु का ही रूप थे, तो तब वो विष्णु के रूप में उन्होंने जब वॉर चल रहा था, जैसे गॉड्स और डीमंस का वॉर चलता है, उसमें उन्होंने उस वॉर के दौरान वो किसी सेज के घर घुस गए और वहाँ जाके उनकी बीवी की उनको उन्होंने मतलब मार दिया. इट वॉज दैट काइंड ऑफ वॉर. तो वॉर में होता है तो ठीक है, उन्होंने मार दिया. पर तो व्हेन दैट सेज केम बैक, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप अपनी बीवी से अलग होंगे, जब भी आप इस मनुष्य के उसमें आएंगे तो आप अलग होंगे. तो वो उसका वो भोग रहे थे. सो आई ट्राई टू टेल द चिल्ड्रन कि ये चीज़ें जो हैं हम करते हैं तो वो भरते हैं, तो भगवान भी गलती कर सकते हैं. तो उन्होंने किसी जन्म में ये जो किया था उसका ये अब उनको फल भोगना था, इसलिए उनको सीता से अलग होना था. सो इफ़ यू एक्सप्लेन इट दैट वे, देन you don't feel too bad, because then you also understand कि जो भगवान है उनको भी अगर आप ह्यूमनाइज कर दें तो उनको समझ में बच्चों को आसानी से आ जाता है, और ये भी समझ जाते हैं कि हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कभी ना कभी, तो हमको अच्छा ही करना चाहिए. सो दीज आर द सटल वेज in which if you kind of write the story, it makes a tremendous difference. This is how Yes. I handle the subject. No, that is brilliant, and Gen Z also understands karma, and as you said, bringing that human element. It's not a god in some universe, but they are a part of us. Now, ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया ना, वो जी. सारी कहानियाँ तो वो भगवानों, एक छोटा सा जैसे होता है हर एक के घर में मंदिर, तो मेरी दादी के यहाँ भी, यहाँ तिलकपुर में रहती थी, अल्मोड़े वालों को तो पता ही होगा तिलकपुर, तो वहाँ था घर उनका, तो एक छोटा सा मंदिर था उनका, छोटा तो नहीं, थोड़ा बड़ा ही था मतलब मेरे हिसाब से. तो जब सुबह उठ के पूजा करती थी तो नहलाती धुलाती थी भगवानों को, कपड़े बदलती थी, उनके रजाई वजाई वो सब करती थी. तो वो कहानी तब सुनाती रहती थी. तो उन्होंने कभी भगवान को भगवान नहीं बोला ना, उन्होंने कृष्ण बोला, राम बोला. तो मेरे लिए भगवान कभी ऐसे नहीं हुए कि ये यहाँ हैं इनकी पूजा करो, वो सब मेरे दोस्त हो गए. इट वॉज लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली फॉर मी. तो वो सारी कहानियाँ जिस तरह से मेरी दादी, जिसको मैं ईजा बोलती थी, जैसे मुझे ईजा ने सुनाई वो कहानियाँ, वो उसी हिसाब से फिर मैं भी लिखने लगी कि कि ताकि वो बच्चों को ये नहीं लगे कि अरे इनसे डरना चाहिए. डरना क्यों चाहिए, वो तो दोस्त हैं, भगवान तो हमारा ध्यान रखते हैं ना, उसे डरने का क्या लेना देना. गलत काम करोगे तो डरो ना, तो गलत काम करने से डरो, भगवान से क्यों डरना होगा. तो दैट इज़ द प्रिंसिपल आई फॉलो इन माई राइटिंग. yeah, I think, and this has been a prominent way of life. And I think we should keep it. Now, this brings me again, I'm holding on to the other question which is still hanging there. I'll come to it later. But the question that I'm thinking of right now is how do you visualize? I mean, we're talking about children, we're talking about problems or issues, traumas that were unheard of, maybe things that you did not go through, maybe. There are certain human emotions which we all go through, whether we were born 100 years ago. But of course, let's accept it that समय बदल रहा है. आप डिजिटाइजेशन के दौर में चल रहे हैं जहाँ हर कुछ बहुत इट्स देयर. हमारे टाइम में शुरू हुई थी वो 2 मिनट मैगी, और वो 2 मिनट मैगी से हम शायद वो 2 मिनट बिल्कुल एग्री करती हूँ, 2 मिनट में तो कभी नहीं बनी, पर वो 2 मिनट मैगी से हम 2 सेकंड की रील और वो क्लिक 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 पे आ गए हैं. उस सिनारियो में आप लोग क्या विजुलाइज करते हैं कि फॉर्मेट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर कैसे बदलेगा, शब्दों का, जैसे वो लॉल और जाने क्या क्या शब्द हैं, और क्या रोल ऑथर्स स्टोरीज प्ले करेंगी टू कीप द लैंग्वेज अलाइव? Well, we will going back to the attention span, जो main issue है आजकल. So now the thing is we have to make our stories very crisp. और I think this is a fundamental of children's writing, that there should be plenty of movement in children's writing. और ये तो हमेशा कहा जाता है, show don't tell. You have to paint the scene, create action,
And you know, I've had experience with many different editors, and this particular editor, I thought I'd written a very, you know, serious story about a serious topic, and then she said, sorry, you need more action in the story, otherwise the children will not, you know, be engaged with the story. So this is what I do, I revise a lot. मैं एक बार जब फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, वो जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं लिखती जाती हूँ, फिर जब मैं दोबारा उसको पढ़ती हूँ तो फिर मैं इन्हीं सब चीज़ों में ध्यान देती हूँ कि am my sentences too long, am I dragging, how much, what is the pace of the story, you know, pace is very important, and the action has to be very fast moving to keep the contemporary child engaged. नहीं तो फिर वो क्यों अपने वीडियो गेम्स छोड़ के आपकी किताब पढ़ने आएंगे. और उसके अलावा जो भी आप लिख रहे हैं वो उनकी जो लाइफ में, हमारा तो ज़माना दूसरा था, तो ये सब हमारे लिए होता हैज़ टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, और ऑल द टाइम यू हैव टू ऑब्जर्व चिल्ड्रन एंड ऑल्सो इंटरैक्ट विद देम. तो इसलिए मैं बहुत स्कूल्स में जाती हूँ, बच्चों से बातचीत होती है, एंड चिल्ड्रन आर वेरी फ्रैंक, दे विल टेल यू एग्जैक्टली what they feel, and that is how I try to keep my writing as engaging as possible for the contemporary child, and also the age group. It also depends. Age group is another important issue. What are the topics that you're bringing in for which age group? How are you presenting them? And what kind of language are you using? The length of your sentences? Are there too many long paragraphs? You know, this is the format. Relevance, basically. Yes. Yeah, and the So- contextual. Yes, that's what it is. Sunita ji. मेरा तो बहुत ही सिंपल फंडा है, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो मैं इस चीज़ को भी सिंप्लीफाई कर देती हूँ. तो मैं टारगेट, अगर कोई पब्लिशर मुझसे कह रहा है कि ये लिखो, तो मैं टारगेट पूछती हूँ क्या टारगेट ऑडियंस है, उसके लिए मैं उस ऑडियंस के लिए उसी भाषा में लिखती हूँ. तो अगर मैं यंग एडल्ट्स के लिए लिख रही हूँ तो मैं उसी टाइप की भाषा यूज़ करती हूँ, तो वो कनेक्ट करते हैं. क्योंकि अगर आप सेम भाषा में लिखेंगे तो कनेक्ट करेंगे. अगर आपकी भाषा थोड़ी इधर उधर हाईफाई हो जाएगी तो वो उन्होंने 1-2 पेज पढ़ने के बाद रख देना है किताब को. तो माई वे इज़ वेरी सिंपलिस्टिक. आई स्पीक इन द सेम, राइट इन द सेम लैंग्वेज as the reader, as my reader is going to be. So that is how I manage. And as she rightly said कि वो हर एज का डिफरेंट होता है. शॉर्ट सेंटेंसेस छोटी उम्र के लिए होते हैं. इन एनी केस आई राइट इन सिंपल लैंग्वेज, तो मतलब मेरे सेंटेंसेस जनरली शॉर्ट ही रहते हैं. पर और सेम सब्जेक्ट ऑल्सो यू डील विद इन, यू नो, रामायण ले लो, महाभारत, किसी को भी एक एज के लिए आप किस तरह से लिखते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, अनदर एज इज़ डिफरेंट. और फिर आप, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि जब आप किसी किताब को 5 साल बाद पढ़ते हैं, आप 5 साल बड़े हो गए, किताब तो बड़ी नहीं हुई ना, तो आपका नज़रिया चेंज हो गया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. गीता के लिए कितना फेमस है ये. आप जिस उम्र में गीता पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं आपको अलग नज़र आती है ना, क्योंकि आप बढ़ते जा रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता जा रहा है. तो किताब तो बदली नहीं ना, वो तो वैसी की वैसी रही. तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख के लिखते हैं, मतलब इसलिए तो So लिखते that हैं. is how you create magic. And now I think as we draw closer to this session, I mean, it's like an ocean, and I know I can sit here and talk to you. It's so beautiful, it's so enriching. I feel all the media should coexist. मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि मेरी किताब पढ़ने के लिए आप अपना ये छोड़ दीजिए, आप उसको भी देखिए ना, उसका भी तो धंधा पानी है. तो मैं मतलब हाउ कैन आई से कि किताबें पढ़ो और ये मत देखो. तो वो को एग्जिस्ट करते हैं, मेरे हिसाब से वो करते भी हैं. जब ई बुक्स आई थी, लोगों ने कहा था लोग किताब पढ़ना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं बिकेंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ. ई बुक्स भी चल रही हैं, हार्ड कॉपीज़ भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है. ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया को एग्जिस्ट वेरी हैप्पीली. There will always be some old souls, as we Yes. say. So now this question, and I'm going back, what is the role and how important is the role of parents, caregivers, community, and conversations? Well, you know, this is what I say to parents, that you have to start reading aloud to a child from a very early age. See, this is what my parents did, and it's surprising to think that so long back, was my first introduction into stories, my mother reading out to me or telling me stories. And it also creates a bond, you know, it creates a very deep relationship, not only with the parent,
but also with reading. So, you know, all the time people say, oh, how can I make my child into a reader? But the thing is, you have to start early. जो 1 साल 2 साल का बच्चा है, उसके हाथ में आप ऐसी किताब दे दें जो बोर्ड बुक्स आती हैं, उसको पलटेंगे, वो चाहे फाड़ने की भी कोशिश करेंगे, हो सकता फट जाए, अक्सर बोर्ड बुक्स आसानी से फटती नहीं हैं. तो इससे ना बच्चे को एक कनेक्शन बनता है कि ये दिस इज़ समथिंग दैट गिव्स मी प्लेजर, समथिंग दैट मेक्स यू नो इज़ enjoyable. And when you hold a child in your lap and you read to them, then you know the bond within the child and the parent or whoever is reading, whether it's a grandparent, aunt, uncle, older sibling, that develops. And you're talking about community. Community also plays a big role. We have to read together. You know, reading aloud, more and more it's being emphasized, the importance of reading aloud. Why? क्योंकि एक तो आजकल वही मैंने अटेंशन स्पैन की बात की थी. जब आप सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, तो आपका फोकस और अटेंशन स्पैन डेवलप होगा. अगर कहानी रोचक है और इस तरह से पढ़ी जाए तो बिल्कुल आपका एक रिलेशन बनेगा, वो आपके जहन में ऐसे डूब आ जाएगी कि आप हमेशा के लिए याद रखेंगे. एंड यू नो वी ऑल्सो हैव आवर फेवरेट स्टोरीज, फेवरेट चाइल्डहुड स्टोरीज विच आई माई सेल्फ हैव रीटोल्ड सो मेनी टाइम्स. क्योंकि मुझे अब याद है कि मेरी मम्मी जिस तरह से बब्बन हजाम की बड़ी पुरानी कहानी है ना, वो तो सब कौन से पहाड़ी को नहीं पता होगी वो कहानी. किसने कहा बब्बन हजाम, यू नो. So that delight in that story remained alive, and so many other stories of folk tales. पूरे देश में और दुनिया में भी शायद नाम बदल गए. अगर खाने की बात थी तो यहाँ शायद पूरी और आलू होगा, या जो भी सेली रोटी होगी, तो राजस्थान में जाके वो दाल बाटी हो गया. पर कहानी का जो बेसिक थीम था वो वही रहा. प्लीज़ सुनीता जी. हाँ, बच्चे तभी पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे. पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने पढ़ना तब शुरू किया क्योंकि मेरे घर में किताबें पड़ी रहती थी हर जगह. तो जैसे लोगों के घर में डाइनिंग टेबल में फल रखे होते हैं, मेरे घर में किताबें होती थी. तो एक बड़ा नॉर्मल सा था. कोई सेब खाने के लिए पूछता थोड़ी कि सेब कैसा होगा, खा के देखो ना, पता चल जाएगा कैसा है. तो किताब रखिए, पढ़ के देखो ना कैसी है. सो इट वॉज एज नॉर्मल एज दैट. मेक रीडिंग नॉर्मल एट होम. दैट इज़ द पेरेंट्स रोल. यू नो, पेरेंट्स पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे. बच्चों के लिए पेरेंट्स अगर गिफ्ट में किताबें लाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा. स्कूल्स का भी वही रोल है. आपका अगर स्कूल में कंपटीशन है या बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं, आप उनको बुक्स गिफ्ट कीजिए ना. मेरे स्कूल ने ये किया था. सो दैट इज़ हाउ आई यू नो लर्न. सो आई व्हाटएवर आई राइट, व्हाटएवर आई टॉक अबाउट इज़ प्योरली फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. दैट इज़ हाउ आई गॉटन इनटू दिस. टू मेक योर चाइल्ड रीड, you start reading first. How many people are actually spending money on buying books? कितने लोगों ने यहाँ बुक स्टोर से किताबें खरीदी? कितने लोगों के मंथली बजट में किताब का कोई भी एलिमेंट है कि जी हम इतना खर्चा करेंगे? मंथली छोड़ो, एक साल में हम इतने रुपए खर्च करेंगे किताब खरीदने में. किसी का भी नहीं होगा, कोई नहीं सोचेगा. कपड़ों का होगा, ट्रैवल का होगा, खाने का होगा, हर चीज़ का होगा. किताबों का है ही नहीं, कहीं बजट में नाम ही नहीं होता. क्यों? तो फिर हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं? हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, आप बताइए जी हम अपने बच्चे को पढ़ना कैसे सिखाएं? ये कहाँ का सवाल है? ये सवाल ही गलत है. बिल्कुल सही. जैसे बहुत सारी चीज़ों वैल्यूज़ के लिए कहते हैं, वही मुझे लगता है रीडिंग इट कैन नॉट बी टॉट, इट हैज़ टू बी कॉट. सो जैसे सुनीता जी ने कहा और दीपा जी ने कहा कि वो जो देखेंगे वो करेंगे. और मुझे आपने खाने की बात करी और मुझे लग रहा है ये एक प्याज है मेरे हाथ में, जो अभी हमने शायद अभी उसका वी हैव जस्ट स्टार्टेड अनपीलिंग इट. हमने वो प्याज के छिलके शायद शुरू करे हैं उतारने. एंड वी कैन गो ऑन एंड वी नीड मोर कॉन्वर्सेशंस, वी नीड मोर पीपल like you to carry forward these conversations and these legacies. And thank you, dear audience. Thank you for being such kind listeners. And I hope, I'm sure they have been able to inspire you. और बच्चा पार्टी जितना यहाँ बैठे हैं, मम्मी पापा नहीं पढ़ते तो आप किताब ले जाके उनको गिफ्ट करेंगे. हमारी किताबें ना दिखाओ जरा अपने पेरेंट्स को. बिल्कुल. कि देखो मम्मा ने नहीं पढ़ी होगी पुराण, आप यहाँ से पुराण लेके जाए, महाभारत पढ़े और तिब्बत के बारे में कहानी पढ़े. आई एम श्योर यू विल बी एंड यू कैन बी. कहते हैं ना कि बच्चा, अ चाइल्ड इज अ यू नो Father of man. father of man, so be that.
So thank you so much. Thank you so much for your precious time. Thank you, I Anita. am feeling, I mean, so full, but yes, I've been left wanting for more. So hoping to carry on these conversations, maybe not on this stage, but on this side, by firesides, and for the years to come. I've brought a book with me. The first volume is out and it's by the name of Divine Five, Motherland. This is a series of 8 volumes of books and this is the first volume, and this is about 5 siblings with superpowers who fight the evils of the world. Just like we have Hogwarts in Harry Potter, we also have a fictitious world here which is based out of Asman, where all the siblings are living. So just like we have Marvel, we have other IPs like Harry Potter, we also want the global community, reading community, to get to know about Indian characters, Indian superhero characters basically. The book is written by Ratikan Behra and Abhishek Krishnan, and we would love to have you join the journey of the Divine Five with us. Thank you so much, everyone.